बिखरते आंसुओं को संभाल सुलक्षणा अपना चोटिल चेहरा औरों की नजरों से छुपाकर गुजरती हुई एक बस में जा चढ़ी। उसे कोई शौक नहीं था अपनी शादीशुदा जिंदगी समाप्त कर ससुराल से रातों रात भाग खड़ा होना, जहां उसके मायके में सामान, पैसे, रुतबे, ऐशो आराम जरूरत से ज्यादा मात्रा में थे। बस दोनों घरों में कमी थी तो पीढ़ियों से अच्छे संस्कारों की नदारद लहर। इतनी संपन्नता के सामने संस्कारों का क्या मोल? जीने के लिए इतना तो बहुत होता है। क्या उसका ये कदम गलत हो सकता है, या शायद गलती उसी की हो, जैसा कि उसके परिवार वालों और ससुराल वालों पक्ष को हमेशा से लगता आया है। उसकी परिस्थितियों को समझने थोड़ा पीछे मुड़कर उसकी पिछली जिंदगी में झांकना होगा, क्योंकि इंसान की वर्तमान स्थिति उसके भूत में गुजरे हुए और गुजारे गए दिनों के इर्द गिर्द ही तय कर जाया करती है। बहुत सालों पहले की बात है, जब उसके पिता का विवाह उनके किशोरावस्था में उसके दादाजी द्वारा संपन्न करा दिया गया था। दादा ने दहेज का धन जोड़कर एक सुनार की दुकान खोली, जो समय गुजरते सफलता के उच्चतम पायदान पर पहुंचने लगी। उनके निधन के बाद पिता तुरंत उनकी संपूर्ण संचित संपत्ति के सीधे हकदार बन गए। धीरे धीरे वे 3 बहन हो गईं। पोते की ख्वाहिश पूरी करने दादी द्वारा विशेष पूजा अनुष्ठानों के बाद कई सालों बाद उनके घर एक छोटा भाई आया। उसके पिता जिस घर में जन्मे थे, वहां बहुओं को केवल रसोई और बच्चों की परवरिश तक सीमित रखा गया था। आगे के विषयों पर उनसे कभी कोई मशवरा नहीं लिया जाता था और ये प्रथा जमाने से उनके खानदान में आज तक चली आ रही थी। लड़के जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा है, उन्हें कोई बंदिशें नहीं रही। बात लड़कियों की तो उन्हें हल्का फुल्का शादी योग पढ़ना होगा और घर गृहस्थी के कामों में निपुण। एक बार ब्याह गई, फिर उनकी जिम्मेदारी खत्म। अपने भाग्य से जीती रहे। उनका इस घर से ना के बराबर सरोकार होगा, क्योंकि अब उनका घर उनका ससुराल है। अच्छे पैसे वाले घर से होने के कारण वे चारों शहर के सबसे नामी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। पढ़ाई लिखाई से दादी की तरह पिता को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी आगे की रणनीति बिल्कुल पानी की तरह साफ थी। एक उम्र के बाद अच्छा दहेज देकर तीनों की संपन्न परिवार में शादी और भाई को जल्द से जल्द अपने पेशे में शामिल कर अथाह दहेज लेकर उसकी भी शादी, वैसा ही जैसा दादा ने उनके साथ किया था। उसके पिता की दुनिया में सिर्फ पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो अच्छी जिंदगी देने के लिए पर्याप्त है। ना तो पढ़ाई, संस्कार, सद्भावना, करुणा, ना ही कोई दान पुण्य। ये सब उनके लिए समय और पैसे बर्बादी के रास्ते थे। इन सब के बावजूद ऊपर वाला उनकी बरकत करते जा रहा था। धीरे धीरे उनके शहर में बहुत बड़ी आभूषण की दुकान हो गई। पिताजी का समाज और रिश्तेदारों में बहुत रुतबा बढ़ने लगा था। दूर दराज से लोग भारी ब्याज पर उनसे रुपए उधार लेने आने लगे। किसी का घर ही क्यों ना तबाह हो जाए, मजाल है वे उनका एक पैसा भी माफ कर दे। समय गुजरता चला गया। उनकी दोनों बड़ी बहनों और भाई को शिक्षा रास न आई, पर उसकी कई मिन्नतों और जिद के बाद दादी से वकालत करने की इजाजत इस शर्त पर मांगी कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी, वो अपने पिता के कहे घर पर आंख बंद कर ब्याह कर लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक के बाद एक दोनों बहनों को उनके ससुराल वालों की तिजोरी देख विदा कर दिया गया। कुछ सालों बाद अब वो एक वकील बनकर दादी को किए वादे अनुसार अपने पिता के नए बिजनेस पार्टनर के बेटे संग शादी के बंधन में बंध गई। वो मानती है कि उसकी परिवेश बाकी घरों की तुलना में बहुत संकीर्ण मानसिकता के बीच हुई है, जहां कोई अपना अलग रास्ता चुनने का साहस नहीं कर सकता, और खास तौर से बेटियों को तो कदापि नहीं। तब भी वो अपने भविष्य संजोने के सपने देखती रही। वो अपने पूरे वंश की एकमात्र शिक्षित लड़की थी और आज के बाद एकमात्र ऐसी पत्नी भी। गैर वक्त अपना ससुराल छोड़कर भाग खड़ी हुई। शादी तो उसने कर ली, मगर उसका मन उन 4 दीवारों के अंदर कैद होकर अपनी शेष जिंदगी काटना बिल्कुल नहीं चाहता था।
इसलिए वो समय देखकर अपनी वकालत को नियमित रखने अपने पति को मनाने की सोची। शायद उन्हें अपनी पत्नी की इच्छा, सपनों की परवाह हो और वो उसके घर वालों की तरह बंधे विचार न रखते हों। लेकिन जैसा सोचा था उसके विपरीत उसने अपना जीवन मुश्किलों से भरा हुआ पाया। उसके पिता ने सिर्फ धन संपत्ति और अपने बिजनेस को आगे बढ़ता देख उसकी शादी उस घर तय कर दी, लेकिन एक बार के लिए अपने बिगड़े दामाद के चाल चलन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। उसकी बहनें इस मामले में खुशकिस्मत निकली। उनकी जिंदगी में उसके जैसी तकलीफें नहीं लिखी थी। उसका पति शराबी, जुआ खेलने वाला, अन्य औरतों से शारीरिक रिश्ते रखने वाले और तो और बिना बात के उस पर हाथ उठाने वाले नासूर इंसान निकले। वो उन्हें पूरी तरह से समझते समझते टूटने लगी। क्या उसका बाकी जीवन ऐसे इंसान के साथ बीतेगा? अपने आप को अनेकों बार संभाल कर फिर से उनके सभी ऐप को दरकिनार कर वो उन्हें प्यार सम्मान देती रही, इस उम्मीद से कि शायद वे एक दिन जरूर सुधर जाएंगे। मगर उनके लिए संवेदना, प्यार, अपनापन कोई मायने नहीं रखता था। हर बार संबंध बनाने के बाद वे उस पर पैसे फेंकने लगे। एक दो बार तो उसे समझ नहीं आया। जब लगा कि ये अपनी पत्नी को भी वैश्या समझते हैं तो उनकी ये घटिया सोच उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उनके ऐसे बर्ताव करने पर ऐतराज भी जताया। तो क्या करेगी तू? मुकदमा करेगी जाकर? अब देख तेरे साथ और क्या क्या करता हूँ। आई अपनी वकालत झाड़ने। उन्होंने जो कहा आखिरकार उसके साथ वैसा भी करने लगे। उसकी बिना मर्जी के बार बार वे उसकी देह पर वार करते रहे और उनके इस घिनौने कृत्यों को वो खून की प्याली समझ पीती गई। उनके साथ एक कमरे में रहना उसके लिए असहनीय बनता जा रहा था। वो सोचती थी कि वो मर जाए जिससे उसकी जिंदगी को ये सब झेलने से आजादी मिल सके। उसने अपने मायके में अपने घुटन भरी यातनाओं का जिक्र 1000 बार किया, मगर उनके घर में औरतों के दुख और तकलीफ से कोई सरोकार नहीं होता। पिता तक तो खबर ही नहीं पहुंचती। माँ और बहनें सब उसे ही ज्यादा पढ़े लिखे होने की दुहाई देती रहीं। अरे जैसा है चला उसे, सबको कुछ न कुछ सहना तो पड़ता है। तू ज्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए इतनी शिकायतें करती है। तुम्हारी दोनों बहन तो कुछ नहीं कहती, इसी वजह से हम औरतों को ज्यादा पढ़ने की छूट नहीं है। अपना सब छोड़ चाट कर यहाँ आकर रहने की सोचना भी मत। ऐसा पीढ़ियों से नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि शादी के बाद बेटियों का घर ससुराल ही होता है, भले वो जैसा भी हो। अपने मायके से वे आशाहीन थी, इसी वजह से उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। उसके शरीर से आत्मा जैसे निकलने के लिए तरस रही हो। इसी बीच उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। माँ बनना इन दुखों के पहाड़ के बीच उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था और सच पूछे तो उसे एक बेटी की चाहती थी जिसका नाम वो आकांक्षा रखती। उसे खूब पढ़ा लिखा कर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देती, मगर ये खुशी भी उसके ससुराल वालों से देखी ना गई। जब उसने ये बात अपने पति से साझा की तो लड़का ही होगा, अगर लड़की हुई तो कचरे में फेंक दूंगा समझी। उसकी कोख में बेटी होने का पता लगाने के बाद उन्होंने अपनी पहचान और पैसों के रौब से उसकी अधूरी आकांक्षाओं के साथ उसके भीतर ही उसका गला घोट देना बेहतर समझा। इन 6 सालों के बीच वो 2 बार अपनी बर्दाश्त की सीमाएं पार होने पर ससुराल छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी। तेरी कोख ही मनहूस है, एक बेटा तक ना दे सकती। बेटा ना हुआ तो उसके लिए भी उसे जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन हर बार सभी की एक ही समझाइश और ससुराल वापसी करा दी जाती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, दामाद साहब अपने आप सुधर जाएंगे, तुम सब्र रखो। तुम 2 बार घर छोड़कर वैसे ही आ चुकी हो, समाज क्या कहेगा? यहाँ लौट के आ गई तो बाकी बहनों के ससुराल वाले थू थू करेंगे हम पर। कुछ नहीं तो पिता की इज्जत और उनके व्यापार का तो ख्याल करो। इस घर में
तलाक का नाम भी मत लेना। पिता को भी सुलक्षणा की हालत का थोड़ा कुछ पता था, मगर वे अपनी पार्टनरशिप बचाने के चक्कर में जानबूझकर अनजान बनते रहे और साथ ही उन्हें भी लगता था कि धीरे धीरे चीजें समय के साथ ठीक हो जाएंगी। शादी करने के बाद सबको एडजस्ट करना होता है, वो भी एक ना एक दिन कर ही लेगी। इतने वक्त सबका हठी व्यवहार देखकर सुलक्षणा को ये एहसास होते देर नहीं लगी कि उसकी परेशानियों से किसी को कोई वास्ता नहीं है। अपने घर वालों के द्वारा उसके साथ पराई औलाद जैसा बर्ताव करते देख उसे असहनीय पीड़ा होती थी। उसे एक सोने के ऐसे पिंजरे में मजबूरन कैद होना पड़ गया था, जहां से वो केवल नीले आजाद आकाश में उड़ते हुए खुशहाल पक्षियों को देख सकती थी। उड़ती कैसे, उसकी उड़ान तो शादी के पहले से नियंत्रण में रखी गई थी और शादी के बाद मानो उसके पंख ही काट दिए गए हों। उस बीच उसके लोभी भाई ने शादी रचाई। उसके पिता, भाई और पति में खास फर्क नहीं था। पिता के साथ भाई का पैसों को लेकर मतभेद आए दिन होते रहता था। रोज रोज की कहासुनी से तंग वो अपनी शादी पर मिलने वाले पूरे दहेज पर अपना हक लेने की फिराक में था। उसके ससुराल वालों ने शर्त रखी कि हमारी इकलौती बेटी से शादी के बाद आपका बेटा घर जमाई बनकर रहेगा, पूरा कारोबार संभालेगा, सारी प्रॉपर्टी पर अंत में उसका ही हक होगा। हम उसे अपना बेटा मानकर प्यार देंगे। उसका मतलबी भाई मान गया। घर पर कई दिनों की महाभारत और पिता के कई प्रलोभन देने के बावजूद भी भाई नहीं समझा। बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और उनके बुढ़ापे का सहारा घर जमाई बनकर चलता बना। वही सुलक्षणा का जीवन नर्क से भी बदतर बनता चला जा रहा था। अपनी दूसरी बेटी की जुदाई उसे अंदर से खोखला करती जा रही थी। वो अपने हैवान पति और ससुराल वालों से नफरत करने लगी थी। अपने पति के साथ बार बार हम बिस्तर न होने का बहाने बनाती रही। वो नहीं चाहती थी कि वो गर्भ से हो और एक निर्दोष संतान फिर से मार दी जाए, मगर उसका पति हवस का गिद्ध उनकी कामवाली के साथ अंतरंग होते उसने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया। जिस इंसान ने अनगिनत बार उसका विश्वास तोड़ा, इस बार उनकी ये नीच हरकत वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे पूरा विश्वास हो गया कि इस महल में कभी कोई सुधर नहीं सकता। शायद यही वो पल है जो इतने सालों से ये कहने इंतजार कर रहा था कि अब बस उसने अपने सारे रिश्ते तोड़कर ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने आज के दिन अपने आप को एक नया रूप में ढालते हुए महसूस किया। अंदर से जैसे एक अनवरत देवी रूपी ताकत उसका साहस भरती जा रही थी। वो आवेश में भी आकर कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहती थी। वो घर छोड़कर पहले भी 2 बार जा चुकी थी, इस उम्मीद से कि उसके मायके वाले एक बार कह दे कि बेटी तुम फिक्र मत करो, ये घर भी तो तुम्हारा है। मगर इस बार अपने मायके कतई न जाने का सूझबूझकर फैसला लिया, क्योंकि वहां कहने को उसके खुद के भी अपनाने वाले कोई एक नहीं था। 2-4 दिन के बाद वही समझाकर फिर वापस उस नरक में ढकेल देते। इसी रात वो अपने जेवर और पैसे लेकर घर से भाग निकली। कहाँ जाती कहाँ रहती बिना कुछ परवाह किए वो निरंतर अपना मुंह छिपाकर चलती जा रही थी। एक बस गुजरती दिखी और बिना सोचे उस पर सवार हो गई। सुलक्षणा के मायके में उसकी सास ने जब फोन किया, नमस्कार बहन जी, बहू की 2 दिन पहले बेटे से छोटी सी बात पर थोड़ी कहासुनी हो गई थी, तब से घर से गायब है। पक्का आपके पास आ गई होगी। जब गुस्सा शांत हो जाए तो समझाकर उसे वापस भेज दीजिएगा। नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई, उसे गए हुए पूरे 2 दिन हो गए और आप मुझे अब बता रही हैं। आप चिंता ना करें, आ जाएगी। चलिए मैं बाद में फोन करती हूँ। औरों को लगता होगा कि इतना शानदार संगमरमर का घर, अंदर सब कितने खुशहाल होते होंगे, उन्हें किसी चीज की कमी क्या होगी। मगर कभी भीतर आकर सच्चाई देखना, इन बड़े घरों की ऊंची इमारतें अक्सर दुख की दीवारों से घिरी होती हैं। अपने बेटे को किसी और के लिए उसे छोड़कर जाते देख वो अवसाद में आ चुकी थी।
जैसे जीवन की व्यथा सुलक्षणा उसे सुनाती थी, उससे कम बुरी जिंदगी उनकी भी कम नहीं थी। फर्क इतना था कि उन्होंने अपना नरक काट लिया था और वो अपना नरक जी नहीं पा रही थी। इतना बिगड़ चुका और अब कितना चुप रहना। अब किसी की आवाज बरसों से दबाई गई हो तो वो जब अपने बर्दाश्त का बांध तोड़ता है तो तूफान आना सुनिश्चित है, और उनके घर हुआ यही। ये सब आपकी गलतियों का नतीजा है। पैसे और अपने फायदे के लिए अपनी लड़की का सौदा अपने जैसे संस्कारों से वंचित घर में कराए। वही बेटे को एक व्यापारी बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाया होता तो वो अपना खुद का सौदा न करता। माँ ने पिता से जीवन में पहली बार कुछ कहने की हिम्मत की, जिनकी बात सुनकर पिता मायूस हो सिर पर हाथ रख कर बैठ गए। जानते वो भी सब थे कैसे उनका खुद का खून, बुढ़ापे और व्यापार का सहारा अपने सामने विदा होते देख उनका घमंड अंदर ही अंदर चूर हो चुका था। छोटी सी दिखने वाली संस्कार की कमी भविष्य में कितना विकराल रूप ले आपको ही आपका द्वार डस सकती है। उसे कैसे किसी के सामने स्वीकार करते। आज वे अपने बच्चों और खुद के लिए हर चीज आसानी से खरीद सकते थे। काश वे संस्कार जो बच्चों को बचपन से दिए जाने थे उन्हें आज खुद के परिवार और औरों के लिए खरीद सकते तो उनकी खुशहाली ऐसे बेघर होती दिखाई न देती। अगर समय रहते उन्हें नैतिकता, संवेदनशीलता, समय संबंधिता, सद्भावना, सहयोग और सम्मान की सीख मिलती होती और ऐसे ही परिवार में ब्याह किया होता तो आज उनकी बेटी कम सुख सुविधा में भी सुखी होती, न कि इतनी प्रॉपर्टी के बावजूद दर दर की ठोकर खाने मजबूर होती। कुछ दिनों के मंथन के बाद वे अपनी प्रतिष्ठा, रुतबा सब दरकिनार कर अखबार में इश्तेहार दे आए। सुलक्षणा बेटी, तुम जहाँ कहीं भी हो हम आशा करते हैं तुम सुरक्षित होगी। तुम्हारी ससुराल छोड़कर जाने की खबर सुन हम सब बहुत दुखी हैं। तुम अपने घर वापस आ जाओ, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे पिता। उस दिन बस में उसकी निम्न हालत देखकर एक भले आदमी ने पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था का पता दिया। वो बेबस थी, आगे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर भी था कि वे उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाल लेंगे। सिर के नीचे एक सुरक्षित जगह भी चाहिए, इसलिए उसने वहीं जाना उचित समझा। वे उसे अपने साथ रखने सहमत हो गए और उसके ससुराल वालों को सबक सिखाने, कोर्ट केस करने की पेशकश की। कुछ दिनों बाद पिता द्वारा अखबार में छपी वो खबर उस तक पहुंची, मगर उसे अनेकों बार पढ़कर भी वो अब किसी की बातों पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिन के सोच विचार के बाद उसकी उनसे क्या अपेक्षा है, एक अंतिम बार संस्था द्वारा जोर देने अपने घर बात करने विचार करने लगी। हेलो माँ, मैं सुलक्षणा। बेटी तुम कहाँ हो? ऐसे ससुराल छोड़कर क्यों गायब हो गई? कुछ नहीं तो अपने घर ही आ जाती। उसकी माँ पहली बार उसे उसकी वजह से परेशान मालूम पड़ी। आप किस लहजे से इसे मेरा घर कहती हैं? ये घर हम बेटियों के लिए कहाँ होता है, और खास तौर से उस हताश बेटी का तो बिल्कुल नहीं जो आप लोगों को रोज अपनी नई समस्या बताती फिरे। ऐसी कौन सी बात तुम्हारी माँ ने नहीं सुनी? बताओ। बस सुनी भर, मगर किया क्या? सुनकर अनसुना, और ज्यादा हुआ तो थोड़ा कुछ समझाती रही। तुम अब क्या चाहती हो बेटी? मैं उस घर वापस हरगिज नहीं जाऊंगी। सीधी सी बात है कि मुझे उस आदमी से तलाक चाहिए। क्या आप लोग मेरे इस फैसले में मेरा साथ देंगे? अगर हाँ तो ही मैं घर वापस आऊंगी। बेटी, पूरे शहर में सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, और पिता के व्यापार का क्या? माँ, मैं तुम्हारा उत्तर समझ गई, फोन काट रही हूँ, क्योंकि आप लोग अपनी इस बेटी की तकलीफ को दरकिनार कर बस अपना ही नफा नुकसान देखते आए हैं। रुको, सुलक्षणा से मेरी बात कराओ। आज आप दुकान से इतनी जल्दी वापस आ गए, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बताता हूँ। बेटी सुलक्षणा, उनकी बात के बीच पिताजी ने फोन माँ से लिया। पिताजी आप? हाँ मैं। मुझे माफ कर देना, तुम्हारी हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। आज से पहले मैं तुम्हारी मुश्किलें कभी कम ना कर पाया और ना समझ पाया।
एक आखिरी मौका अपने पिता को दे दो। अपने पिता को इस तरह जीवन में पहली बार बात करते सुन वो भावुक हो उठी। ये वो एहसास था जिसके लिए वो ताउम्र तड़पती रही, जिसका वास्तविकता में उसे कभी अनुभव करना इस जन्म में मुमकिन नहीं था। ये कुछ चंद शब्द उसकी चिंता लिए हुए उसे एक पल में सुकून दे गए और वो चुप फोन पकड़ी अपने आंसू पोंछने लगी। उसके पिता आगे कहने लगे, बेटी, जब तक तुम्हारे पिता जीवित हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें तलाक के साथ तुम्हारे साथ हुई हर यातनाओं का बदला हम मिलकर लेंगे। उसे संदेह हुआ कि मेरे पिता वो भी इस तरह से अचानक कैसे बदले से मालूम पड़ रहे हैं, जिनके लिए हर रिश्ता केवल पैसों के लेखों झोंकों समान है। पिताजी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं, अभी घर आया हूँ। किस्मत से तुम फोन पर ही थी, इसलिए तुम्हें बताना सबसे पहले चाहा। ऐसा क्या हुआ? कृपया कर बताइए। तुम्हारे अपने ससुराल छोड़ने के बाद अगले दिन तुम्हारे ससुर या यूं कहें कि मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर ने मेरी चाय में जहर डालने की नाकाम साजिश रची। वो तो वक्त रहते मुंशी जी ने पेंटी वाले को कोई पुड़िया खोलकर डालते रंगा हाथ पकड़ लिया और पुलिस के डर से उसने तुम्हारे ससुर की सबके सामने पूरी पोल खोल दी। ये बात सुनकर मेरा माथा घूम गया। पिताजी, वो तो अच्छा रहा कि समय रहते चीजें उजागर हो गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो वे तो मौका देख रहे थे कि जैसे ही तुम उनका घर छोड़ती और उसी अगले पल मेरा यहाँ काम तमाम करवा देते। वैसे भी उन्हें रिश्तेदार होने के नाते तुम्हारे भाई के अलग हो जाने की बात सालों से पता थी। उनका इस परिस्थिति में पूरी घटना शिफ्ट हथियाना बहुत आसान काम था। तुम भी आक्रोशित थी, मगर मेरे जिंदा न रहते हुए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और आजीवन उनकी यातनाएं सहने को मजबूर हो जाती। तो कुल मिलाकर बेटी, दुनिया ऐसी ही है। अभी वे कहाँ है जहाँ उनके पूरा खानदान होना चाहिए? जेल में। हमारे वकील द्वारा उन्हें मेरे कत्ल करने की साजिश और व्यापार में जालसाजी करने का केस दर्ज कर दिया है। तुम भी घर वापस आ जाओ और अपना पहला केस अपने ही तलाक से शुरू करो। पिता ने सुलझे हुए मन से कहा, जिस घर में पैसों की खुशबू को औरतों की खुशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगे तो देर सवेर किसी न किसी रूप में सर्वनाश होना तय है। झोंका उनके यहाँ भी आया, वे डगमगा भी गए। कुछ चीजें नहीं सुधर पाई, पर जिसे तबाही से बचाया जा सकता था उसे संभालने वे अब एकजुट हो गए। अगली सुबह उसके जीवन का नया सूर्य उदय हुआ। वो अपने घर आ पहुंची। सपनों के भावपूर्ण स्वागत से उसके साथ जो भी घटा वो बुरी यादें रहकर कहीं खो गई और उसकी आगे की लड़ाई में उसके अपने उसके साथ हमेशा खड़े मिले। उस दिन से सुलक्षणा अपने माता पिता के साथ रहने लगी, जो अब बखूबी समझ चुके थे कि ये घर उसका भी है। उसने अपने घर वालों के सकारात्मक बदलाव देखते हुए उन्हें माफ कर देने में समझदारी समझी। इसमें ज्यादा गलती उनकी भी नहीं थी। वे अच्छे संस्कार न मिलने के अभाव से सही गलत का फैसला लेने में अक्षम थे। उसने सफलतापूर्वक अपने खुद के तलाक का मामला जीत लिया और ससुराल वालों पर अनेकों धाराएं लगवाकर सहपरिवार जेल की हवा खाने को मजबूर कर दिया। आगे भी वो अपनी जैसी पीड़ित औरतों को न्याय दिलाने में अपने परिवार का नाम रोशन करती रही और उसके जीवन से प्राप्त सीख बाकी माता पिता बेटियां उसकी कहानी औरों को बताते रहे। देखा जाए तो सुलक्षणा कोई और नहीं, छोटे बड़े रूप में ऐसी कई नारियों की कहानी है जिन्हें दहेज देने के नाम से बोझ समझा गया, घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता, मानसिक शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी, अबॉर्शन के लिए दबाव डाला गया, लड़की पैदा होने पर मां को जिम्मेदार ठहराया गया,
पढ़ने की आज़ादी छीनी गई। लड़का लड़की की परवरिश में भेदभाव किया गया। ससुराल में एडजस्ट करना सिखाया गया, ना कि अपने पैरों पर खड़ा होना। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर अपने आप बदलाव होने की निरर्थक उम्मीद के साथ उन्हें पूरा जीवन उसी तरह घुटते हुए काटने को मजबूर किया गया। उसकी हिम्मत न बनकर उसे ही दोषी ठहराया गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।